हेलो एवरीवन, मैं आशीष कुमार सिंह आप लोगों का इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और मैं इस लेक्चर को इसलिए लेके आया हूं कि क्या है कि गेट एग्ज़ाम आने वाला है और गेट एग्ज़ाम के पहले जितने भी स्टूडेंट हैं अपने सब्जेक्ट को अगर रिवाइज करना चाहते हैं तो सिर्फ 2 वीडियो में एक सब्जेक्ट को रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या है कि उनका बहुत टाइम बचेगा और वो अपना प्रैक्टिस भी कर सकते हैं क्वेश्चन। सो रिवाइज करने के बाद अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं कम टाइम में। तो इस उद्देश्य से हम मैंने इस लेक्चर को लाया है। और आप लोग इस चैनल पे बने रहिए और सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आगे भी आप लोगों के तैयारी में कुछ हेल्प मिल सके। सो नॉट गोइंग टू वेस्ट सम मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट. So in the first lecture, I am starting network theory. So my first chapter of network theory is introduction, where network element, VI characteristic, energy and power series, parallel and series connection, Y delta transformation, KCL and node equation, KVL and mesh equation, linear and constant coefficient differential equation, source transformation, magnetic coupling. तो इतने सब टॉपिक हैं जिसको मैं फर्स्ट चैप्टर में रखे हैं और इसको हम रिवाइज करेंगे और वेरी फास्ट वे में रिवाइज करेंगे, क्योंकि ये रिवीजन सेशन है। तो इसमें बहुत ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे, इसलिए कोई भी आपको डाउट है आप कमेंट में उसे कमेंट करिए, जिससे कि मैं आपको आगे भी उस डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो पहला है हम लोग टॉपिक की पैसिव नेटवर्क एलिमेंट। पैसिव नेटवर्क एलिमेंट क्या होते हैं? सम पैसिव नेटवर्क एलिमेंट और एक्टिव एलिमेंट, दो तरह का एलिमेंट होता है। तो पहले हम जानेंगे कि पैसिव नेटवर्क एलिमेंट। पैसिव नेटवर्क एलिमेंट वो होते हैं जो कि पावर जनरेट नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे हमारा होता है रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर। ठीक, टू टर्मिनल पैसिव नेटवर्क एलिमेंट शो इन फिगर। सो यहाँ पर एक फिगर है जिसमें कि पैसिव एलिमेंट दिखाया है, जो रजिस्टर भी हो सकता है, इंडक्टर भी हो सकता है और आपका कैपेसिटर भी हो सकता है। ठीक है, तो ये है। और उसके बाद आपका क्या है, वी टी इसके क्रॉस अप्लाइड है एंड करंट आई टी इसमें करंट फ्लो कर रहा है। द पैसिव एलिमेंट में भी रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, एज आई टोल्ड यू। बेसिक रिलेशनशिप फॉर दिस एलिमेंट एज लीनियर एज, जैसा कि मैं फिगर नंबर 2 में दिखाया गया है, फिगर नंबर 2 नीचे है। तो उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि जो रजिस्टर है, फॉर रजिस्टर उसके क्रॉस वोल्टेज जो होता है और उसके रेजिस्टेंस और करंट के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। इंडक्टेंस का जो फाइटी होता है, जो फ्लक्स होता है, इंस्टेंटेनियस फ्लक्स जो मेजर करते हैं हम वेबर में, वो इंडक्टेंस इंटू आई टी के बराबर होता है। तो हम देख रहे हैं कि वी टी और आई टी में जो रिलेशनशिप है लीनियर है, फाइटी आई टी में रिलेशनशिप लीनियर है। ठीक है, और कैपेसिटेंस की बात करें तो कैपेसिटेंस में चार्ज होता है वो सी इंटू वी टी के बराबर होता है। तो चार्ज और वी टी मीन्स वोल्टेज, उन दोनों के बीच रिलेशनशिप क्या है, लीनियर है। तो इसका हम ग्राफ देख लेते हैं। तो ग्राफ देखिए, रजिस्टर के लिए अगर एक्स एक्सिस पे करंट है और वाई एक्सिस पे वोल्टेज है, तो इसके बीच जो लीनियर रिलेशनशिप है, जिसका एक स्लोप है और ये रेजिस्टेंस आर है, आर इक्वल टू वी अपन आई। ऐसे ही आई और फाई के, आई एक्स एक्सिस पे और फाई वाई एक्सिस पे इंडक्टेंस के लिए, तो इंडक्टेंस का बीच में क्या है, रिलेशन लीनियर है। तो ये तीनों जो एलिमेंट है आर एल सी आर लीनियर एलिमेंट, वी कैन से ओके। सो नाउ वोल्टेज वी टी इक्वल टू डी क्यू टी अपॉन डी टी। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि रेट ऑफ चार्ज ऑफ रेट ऑफ चार्ज इज नो एज वोल्टेज, वी टी इक्वल डॉक्यूमेंट्री फॉर द इंडक्टेंस। ओके, एंड हैंस वी टी इक्वल टू व्हाट, फाई टी की जगह हम क्या रख दें, एल आई टी। तो एल आई टी रख देंगे, एल हम कॉन्स्टेंट बाहर ले लेंगे, तो वी टी इक्वल टू एल डी आई टी अपन डी टी। ठीक है, आई टी क्या होता है, डी क्यू अपन डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज इज नोन एज करेंट। और पहले वाले में हम रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज बोले थे, वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होता है। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इक्वल टू वोल्टेज। तो इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। और करंट में आपका क्यू टी इक्वल टू सी बी टी पहले पढ़ चुके हैं, सी बाहर ले लेंगे। तो ये इंडक्टेंस के रिलेशनशिप है वोल्टेज का, और ये कैपेसिटेंस के रिलेशनशिप करंट का। वी इक्वल टू आर आई टी, जैसा हम लोग जानते हैं, वन अपन आर इक्वल टू जी होता है। ठीक है, तो आर क्या रेजिस्टेंस है, तो जी क्या हो जाएगा, कंडक्टेंस हो जाएगा। ठीक है, तो आई टी इक्वल टू अगर हम देखें तो कंडक्टेंस इंटू वोल्टेज।
ठीक है, ऐसे रिलेशनशिप है। वी टी इक्वल टू एल डी आई टी अपन डी टी आई टी, तो यहाँ से आई टी निकालना होगा तो क्या होगा, आई टी इक्वल टू 1/L इंटीग्रेट माइनस इन्फिनिटी टू टी वी टी डी टी। ये रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिए। ठीक है, इसको याद रख लीजिए। तो यहाँ पर ये हो गया। ठीक है, अब अगर हम आगे बढ़ें तो अगर हम कैपेसिटेंस की बात करें तो कैपेसिटेंस हमको पता था कि आई टी इक्वल टू सी डी वी टी अपन डी टी। तो यहाँ से हम वी टी मेजर कर सकते हैं। तो वी टी क्या हो जाएगा, 1/C इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू टी आई टी डी टी। डी टी यहाँ मिस हो गया है, डी टी लिखना होगा। ठीक है, तो ये हो गया। अभी हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर पावर एनर्जी की बात करेंगे। पावर एनर्जी जैसे कि हमें पता है कि ये नेटवर्क है, नेटवर्क पे दो टर्मिनल है आई टी, दो टर्मिनल है जिसमें करंट आई टी फ्लो कर रहा है और उसके क्रॉस वोल्टेज वी टी है। ठीक है, तो पावर वी टी इक्वल टू पी टी इक्वल टू वी टी इंटू आई टी वॉट, क्योंकि पावर हम वॉट में मेजर करते हैं। तो ये क्या कर रहा है, इंस्टेंटेनियस पावर डिलीवर्ड टू द पैसिव एलिमेंट शोन इन फिगर 1 आर टू एनी नेटवर्क विद वी टी एंड आई टी एज शोन इन फिगर 3 इज गिवन बाई। फिगर 3 में हमें दिखा दिया गया है कि आई टी करंट है, नेटवर्क में आई टी करंट फ्लो हो रहा है, वी टी वोल्टेज है। तो इसका पावर कितना है कंज्यूम करेगा, वी टी इंटू आई टी वॉट। एनर्जी जूल्स में डिलीवर टू टाइम टिप गिवन। एनर्जी क्या होता है, एनर्जी होता है कि आपका पावर को इंटीग्रेट करिए माइनस इन्फिनिटी टी पी टी डी टी, दिस इज नोन एनर्जी फार्मूला। अभी पावर का फार्मूला हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं, तो वी टी आई टी यहाँ पर रख दें। ये तो हो गया माइनस इन्फिनिटी टू टी। अगर हम उसको किसी टी1 से टी2 टाइम के लिए मेजर करना हो तो इंटीग्रेट फ्रॉम टी1 टू टी2 वी टी आई टी। अब रेजिस्टेंस की बात करें, अगर वी टी आई टी है तो वी टी की जगह क्या रख सकते हैं, आई आर लिख सकते हैं। तो आई आर बाहर हो जाएगा, आई स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये फार्मूला हो जाएगा। अब आई टी की क्या वैल्यू है वो तो डिपेंड करता है ना, तो आई टी की ये रेजिस्टेंस का एनर्जी फार्मूला हो गया। अब इंडक्टेंस की बात करेंगे तो यहाँ पर ये वाला हाफ एल आई 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 टी टू का स्क्वायर माइनस आई टी वन का स्क्वायर। तो इस तरह से आप ये फार्मूला याद रखिए, एनर्जी का फार्मूला है। एक्टिव नेटवर्क एलिमेंट, एक्टिव नेटवर्क एलिमेंट क्या है आपका, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स जो है, क्योंकि ये पावर जनरेट कर रहा है, एनर्जी जनरेट कर रहा है, तो ये इंडिपेंडेंट जितने वोल्टेज सोर्स हैं या करंट सोर्स है वो क्या होते हैं, एक्टिव एलिमेंट होते हैं। ठीक है, तो अब एक्टिव एलिमेंट भी दो तरह का होता है, एक प्रैक्टिकल होता है, आइडियल होता है। तो पहले हम आइडियल जान लें फिर प्रैक्टिकल बारे में आते हैं। आइडियल में अगर आइडियल वोल्टेज सोर्स है तो आइडियल वोल्टेज सोर्स अगर आप लगा दिए हैं तो आउटपुट पे वोल्टेज जनरेट होगा। ये आउटपुट में जो वोल्टेज है इसमें क्या करंट फ्लो कर रहा है इस पर डिपेंडेंट नहीं है, मीन्स आउटपुट वोल्टेज always independent to current flow in the circuit, means it will be constant always. This is for ideal voltage source. अगर हम प्रैक्टिकल की बात करें तो प्रैक्टिकल में क्या होता है कि वोल्टेज सोर्स पे कुछ रेजिस्टेंस होता है जो सीरीज में ऐड होता है। तो उससे क्या होता है कि जो ये वोल्टेज जनरेट हो रहा है ये करंट पे डिपेंड करने लगता है, क्योंकि जब आप केवीएल यहाँ लगाएंगे तो ऑटोमेटिक वी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस वी एस प्लस आई टी आर एस प्लस वी टी। सो वी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब वो वी एस माइनस आई टी आर एस हो जाएगा, वी एस टी माइनस आई आर एस। अभी देख लो कि अगर आई टी आपका इंक्रीज हो रहा है तो वी टी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो ये रिलेशनशिप बस रहता है। तो ये प्रैक्टिकल हो गया और ये आइडियल हो गया। जैसे हम प्रैक्टिकल को नॉन आइडियल वोल्टेज सोर्स भी बोल सकते हैं। अगर करंट सोर्स है, अगर करंट सोर्स है आइडियल तो क्या होगा, करंट सोर्स में ये होता है कि आपका जो ये करंट है आउटपुट करंट ये वी टी पे डिपेंड नहीं होता है। वी टी का आपका कुछ भी वैल्यू ये हमेशा कांस्टेंट होता है, जैसा कि हम फिगर इसमें देख सकते हैं सी में। यही अगर प्रैक्टिकल है तो कुछ रेजिस्टेंस होता है जो पैरेलली इसके होता है करंट सोर्स के। तो क्या होता है कि ये करंट जो आउटपुट करंट है ये डिक्रीज करने लगता है वी टी अगर इंक्रीज कर रहा है तो,
क्योंकि आई टी इक्वल टू आई टी एस माइनस वी टी अपन आर एस। वी टी इंक्रीज करेगा तो आई टी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, हम कनेक्शन पे आ जाते हैं फास्ट फास्ट। कनेक्शन के लिए एक चीज़ और है, तो उस पर ध्यान दे ले। हाँ, व्हाट इज दिस फिगर नंबर, ओके नाउ। जो अभी तो हम इंडिपेंडेंट सोर्स पढ़े हैं, अभी डिपेंडेंट सोर्स भी होता है। डिपेंडेंट सोर्स की बात करें तो यहाँ 4 तरह के डिपेंडेंट सोर्स है। वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स, करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स एंड करंट कंट्रोल करंट सोर्स। अब देखो यहाँ पे वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, देखो ये क्या है, ये वोल्टेज सोर्स है, ठीक है, लेकिन ये किसके द्वारा कंट्रोल हो रहा है, VGS के द्वारा कंट्रोल हो रहा है, तो इसको क्या बोल सकते हैं, वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। अब करंट कंट्रोल करंट सोर्स के हिसाब से देखो ये करंट सोर्स है, लेकिन ये कंट्रोल किसके द्वारा हो रहा है, IB अगर हम चेंज करेंगे तो ये करंट सोर्स ऑटोमेटिक चेंज होगा, तो इसे करंट कंट्रोल करंट सोर्स बोल सकते हैं। वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स, ये क्या है, करंट सोर्स है, लेकिन ये VGS से VGS जो है इसके थ्रू कंट्रोल होगा, तो वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स। तो इस तरह हम समझ सकते हैं कि जो भी है ये सोर्स वो टर्मिनल के या नेटवर्क के किसी दूसरे वोल्टेज या करंट से वो हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, इक्विवेलेंट सर्किट की बात करें तो रेजिस्टेंस जो होता है, अगर सीरीज में ऐड कर रहे हैं, सीरीज में हम ले रहे हैं R1 R2 R3, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होगा तो तीनों को हम ऐड कर देंगे। ऐसे कई भी रेजिस्टेंस हो सबको ऐड कर देंगे सिंपली। अब वोल्टेज डिवीजन यहाँ पर लगाते हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ पर VS वोल्टेज लगा रहे हो और R1 R2 है, तो हमें अगर V2 निकालना है तो R2 अपन R1 प्लस R2 सिंपली, जिस पे निकालना है वो रेजिस्टेंस अपन टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, पैरेलल में रेजिस्टेंस ले रहे हैं तो 1/RE इक्विवेलेंट सोल्व 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ऐसे जितने भी हैं आप कनेक्ट ऐड कर सकते हो। अब पैरेलल में हम करंट डिवीजन रूल लगाएंगे, तो अगर R2 पे करंट निकालना है, यहाँ पर I करंट फ्लो हो रहा है, तो R1 लेंगे, R1/R1 प्लस R2 इंटू IT। इस पे निकालना है तो ऊपर हम क्या लेंगे, R1। अगर इस पे निकालना है तो ऊपर लेंगे R2। बस याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। इंडक्टर हमेशा रजिस्टर की तरह हम देखते हैं, अगर सीरीज में इंडक्टर ऐड हुआ है तो वो भी इक्विवेलेंट इंडक्टेंस सब ऐड हो जाएंगे। अगर पैरेलल में है तो जैसे हम रजिस्टर में कर रहे थे वैसे ही ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये है इंडक्टेंस का हो गया। अब हम कैपेसिटर की बात करें, अगर कैपेसिटर सीरीज में है तो इंडक्टर और रजिस्टर की तरह ऐड नहीं होंगे, वो 1/C इक्विवेलेंट 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस C3 ऐसे ही ऐड होंगे। ठीक है, अगर पैरेलल में है तो C1 प्लस C2 प्लस C3। बस आप ऐसे ध्यान दिए, पढ़े होंगे पहले का, बस एक बार रिवाइज कर लीजिए। हाँ, अब क्यूब की बात करते हैं। क्यूब में क्या होता है कि अगर सारे क्यूब के साइड का रेजिस्टेंस R है, इंडक्टेंस L है, एंड कैपेसिटेंस अलग अलग लेते हैं, रेजिस्टेंस R एक बार ले लेते हैं, एक बार इंडक्टेंस L लेते हैं, एक बार कैपेसिटेंस C लेते हैं। तो पहले R की बात करते हैं। अगर R है तो इस जो डायगोनल है, ये सबसे बड़ा वाला डायगोनल इस साइड से, इन दोनों के बीच का रेजिस्टेंस क्या होगा, तो सिंपली आप याद कर लीजिए 5/6R, कुछ नहीं, R इक्वल 5/6R। अगर इंडक्टर है तो जैसा हम पहले बता चुके हैं कि इंडक्टर और रजिस्टर का एक समान फार्मूला होता है, तो इंडक्टर का भी हो जाएगा 5/6L, बट कैपेसिटर का हो जाएगा इसका उल्टा। बस याद करने का तरीका लिख लीजिए 6/5 इंटू C। ठीक है, अब डेल्टा स्टार ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं, तो ये स्टार कनेक्शन है, डेल्टा कनेक्शन है। तो अगर हमारे पास सपोज स्टार है तो हमें डेल्टा मेजर करना है, तो इसमें क्या RAB मेजर करना होगा। RAB मेजर करने के लिए क्या करोगे, पहले हम स्टार टू डेल्टा देख लेते हैं। तो RAB इक्वल टू क्या हो जाएगा, RAB इक्वल टू हो जाएगा RA प्लस RB प्लस RA इंटू RB अपन RC। ए और बी की क्रॉस अगर आपको मेजर करना है तो दिस प्लस दिस इंटू दिस अपान दिस, स्टार टू डेल्टा एन अपान RC। एन की वैल्यू क्या है, RA RB प्लस RB RC प्लस RC RC है। अगर RC से डिवाइड करेंगे
तो ये क्या बचेगा, आर ए प्लस आर बी प्लस आर बी अपॉन आर सी यहाँ बचेगा। ठीक है, तो स्टार टू डेल्टा अगर आपको मेजर करना है तो फॉर्मूला, अगर डेल्टा टू स्टार मेजर करना है तो आप इसके बीच में क्या है, एक बना दीजिए 3, और ये आपको मेजर करना है, ये मेजर करना है तो दिस इंटू दिस अपॉन टोटल। ठीक है, इसको मेजर करना है तो दिस वन इंटू दिस वन अपॉन टोटल, आर ए बी प्लस आर बी सी प्लस आर सी है, जैसा यहाँ पर है। ठीक है, सिंपल फार्मूला है, इसको याद कर लीजिए। आप एक याद कर लीजिए, पहले स्टार टू डेल्टा, ऑटोमेटिक दूसरा वाला याद हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि अब कोई भी चीज़ आ रहा है, कोई भी इसका काम ये नहीं करना, नहीं तो आपको दिखाता मैं, ये मेजर करेगा 1 सेकेंड। ओके ठीक है, तो बस आपका स्टार टू डेल्टा, डेल्टा टू स्टार कनेक्शन का फॉर्मूला ये होता है कि आपका स्टार टू डेल्टा याद कर लेंगे तो डेल्टा टू स्टार आपको ऑटोमेटिक याद आएगा, क्योंकि ये सिंपल है, आर ए दिस इंटू दिस अपॉन टोटल होता है। बट इसमें जो होता है स्टार टू डेल्टा, इसमें बस होता है कि अगर इन दोनों के बीच का निकालना है तो इन दोनों को ऐड कर दीजिए और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके अपोजिट वाले से डिवाइड कर दीजिए बस। अब केसीएल केवीएल की बात करते हैं, तो केसीएल क्या होता है? केसीएल किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ करंट लॉ जो होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता है, और किरचॉफ वोल्टेज लॉ जो होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है। इसको याद रखिएगा, ये 4 ऑप्शन देके पूछ लेते हैं, ISUS में ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद रखिए कहीं भी। तो अब किसी नोड पे, सपोज इस नोड पे हमारा जो करंट कुछ आ रहा होगा, कुछ जा रहा होगा, तो आने वाला करंट इक्वल टू जाने वाला करंट, ये क्या होगा, आपका केसीएल होगा। या दोनों सब करंट को ऐड कर दीजिए, उसको इक्वल टू 0 कर दीजिए, वो केसीएल है। केवीएल क्या है? केवीएल क्या है कि इस लूप में सारे वोल्टेज का एडिशन क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो हम क्वेश्चन आगे लगा देंगे तो उससे आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वही केवीएल केसीएल लगाया उस लूप में। ठीक है, तो हम आगे क्वेश्चन में लगा लेंगे। और ये किरचॉफ लॉ आर इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ द सर्किट एलिमेंट, और जो किरचॉफ लॉ होता है वो सर्किट एलिमेंट में नेचर को डिपेंड करता है, चाहे आपका डिपेंडेंट सोर्स हो चाहे इंडिपेंडेंट सोर्स हो, कोई मैटर नहीं करता, और हर पे किरचॉफ लॉ आपका लगेगा। ठीक है, KCL explains the conservation of charge at every node and KVL explains the conservation of energy in every loop। ठीक है, ये नोड पे काम करता है और KVL लूप में काम करता है। अब सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं। 2 वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड इन सीरीज, अगर 2 वोल्टेज सोर्स सीरीज में कनेक्ट हैं तो दोनों ऐड हो जाएंगे, अलजेब्रिक एडिशन हो जाएगा। जैसे ऊपर प्लस इसमें प्लस है, दोनों ऐड हो जाएगा। अगर इसका अपोजिट होता साइन तो दोनों जो ज़्यादा होता उसमें से कम वाला घटा देते हैं, या उसका साइन आ जाता, जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी उसकी साइन आ जाएगी। ठीक है, 2 करंट सोर्स इन पैरेलल है तो ये भी क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। बट अगर 2 वोल्टेज सोर्स पैरेलल में है तो ये तभी पॉसिबल है दोनों वोल्टेज सोर्स आपस में इक्वल हो। ठीक है, क्योंकि पैरेलल में हमेशा वोल्टेज हमेशा इक्वल होता है। अगर 2 करंट सोर्स सीरीज में है तो ये तभी पॉसिबल है दो करंट सेम हो। अगर वोल्टेज सोर्स रजिस्टर पैरेलल में है वोल्टेज सोर्स के, तो रजिस्टर आप हटा देंगे तो वोल्टेज सोर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और सीरीज करंट है और उसके सीरीज में रजिस्टर है, अगर रजिस्टर हटा देंगे करंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको हटा सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन इन्वॉल्विंग 1 रजिस्टर, क्या हो रहा है, हाँ सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। अभी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि आपका कोई वोल्टेज सोर्स है, ये वोल्टेज सोर्स में एक सीरीज में रजिस्टर इंक्लूड है R1, तो अगर इसको हम करंट सोर्स में कन्वर्ट करें तो कैसे करेंगे? आप क्या करो, करंट सोर्स निकालने के लिए VT/R1 एक करंट सोर्स हो गया, क्योंकि पॉजिटिव ऊपर है नेगेटिव ऊपर है, तो आपका जो पॉजिटिव है उसकी तरफ एरो कर दीजिए।
ये ध्यान दीजिएगा बस। पॉजिटिव जैसे ऊपर की तरफ है तो ऊपर की तरफ एरो कर दीजिए करंट का, VT अपन R1, और इस R1 को पैरेलल में ऐड कर दीजिए, पैरेलल में लगा दीजिए। तो ये सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। अगर इससे इधर जा रहे हैं तो देखिए किधर ऊपर की तरफ क्या है, एरो है, तो ऊपर की तरफ प्लस कर देना है, और वोल्टेज निकालेंगे, क्या करेंगे, R1 से मल्टीप्लाई कर देंगे करंट में ना, तो VT आ जाएगा, और R1 को सीरीज में लगा देना है। तो वाइस वर्सा हम कर सकते हैं, ठीक है। ये याद रखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन लगाने के लिए काम देगा। ऐसे ही इंडक्टेंस के लिए है, अब VT है, L1 है, तो L1 का जो करंट होता है 1/L1 VT dt, ठीक है। इंडक्टर में करंट क्या होता है, ये होता है ना, तो VT dt, और L1 आपका आ जाएगा पैरेलल में। ऐसी कैपेसिटेंस की बात करें तो कैपेसिटेंस करंट का C1 dVT/dt, ये करंट आ जाएगा, और इस तरह से हो जाएगा। साइन ऐसे रहेगा, अगर पॉजिटिव है तो करंट का डायरेक्शन ऊपर की तरफ रहेगा। करंट डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव की तरह आप रखना है, क्योंकि इसमें अगर उल्टा करते हैं तो आपका आंसर गलत आएगा। अब मैग्नेटिक कपल इंडक्टर इन सीरीज की बात करते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर दो इंडक्टर L1 L2 सीरीज में कनेक्ट हैं, और आपका जो डॉट्स है इंडिकेट्स लाइक टर्मिनल्स ऑफ कपल इंडक्टर, जैसे कि ऊपर की, जैसे इन स्टार्टिंग हुआ L1 का, वहाँ पर डॉट है, L2 का स्टार्टिंग हुआ वहाँ पर डॉट है, तो दोनों का डॉट सेम पोजीशन पे है, तो इन डॉट का मतलब क्या है, ये म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात कर रहा है, इसके बीच में M है, तो डॉट सेम पोजीशन पे है, तो L=L1 + L2 + 2M, ठीक है। ऐसे याद रखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। अब देखिए जहाँ इंडिंग हो रहा है L1 का वहाँ डॉट है, और जहाँ L2 का एंडिंग हो रहा है वहाँ डॉट है, तो लाइक वाइज है, तो यहाँ पर भी सेम फार्मूला होगा। बट अगर देखिए L1 की स्टार्टिंग में डॉट है, लेकिन L2 के लास्ट में डॉट है, तो यहाँ पर क्या -2M हो जाएगा, और यहाँ के देखना एंडिंग में होगा, इसके स्टार्टिंग में है तो -2M। जैसे याद रखने का एक तरीका है। और जो ये म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है ये K × √L1 L2 होता है। ये फार्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रिमेंबर कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन में ज़्यादातर K की वैल्यू दिया रहता है, L1 L2 वैल्यू दिया रहता है, M की वैल्यू पूछ लिया जाता है। M की वैल्यू क्या पूछ लेंगे, वो L इक्विवेलेंट, तो आपको M निकालना पड़ेगा, यहाँ से M निकाल के इस फार्मूला में रखना पड़ेगा, तो ये इंपॉर्टेंट। और K की वैल्यू जो होता है वो कपलिंग कोफिशिएंट होता है। K की वैल्यू जो होता है वो 0 से 1 के बीच में होता है, या 0 भी और 1 भी हो सकता है, ठीक है। अगर हम पैरेलल में है तो पैरेलल में है तो क्या होगा, L1 L2 पैरेलल में है और ऊपर की तरफ डॉट है, ठीक है, तो क्या होगा, L=L1 L2 - M², याद कर लीजिए, ठीक है। अगर ऊपर की तरफ डॉट है, सेम पोजीशन पे डॉट है, तो L1 + L2 - 2M, माइनस ऊपर का तो सर हमेशा सेम रहेगा, L1 L2 - M², न्यूमरेटर का, डिनोमिनेटर में आप माइनस रहेगा अगर सेम पे डॉट है, और डिफरेंट पे डॉट है तो प्लस हो जाएगा, बस। यहाँ पर देखिए, इसके ऊपर है, इसके नीचे डॉट है, इसके नीचे इसके ऊपर डॉट है, तो +2M हो जाएगा, 1 ये फार्मूला याद कर लीजिए। अब ट्रांसफार्मर कपलिंग की बात करें, अगर दो, पहला क्या है, ये है प्राइमरी है, सेकेंडरी है, इसका इंडक्टेंस L1 है, इसका इंडक्टेंस L2 है, इन दोनों के बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस M है। R1 प्राइमरी में सीरीज रजिस्टर है, और R2 इसमें आउटपुट रजिस्टेंस है। तो अगर हमको दो लूप है यहाँ पे, एक लूप इसमें होगा, एक लूप उसमें, अगर आप इसमें KVL लगाते हैं तो क्या फार्मूला होगा, इस इंडक्टेंस में जो वोल्टेज जनरेट होगा बिकॉज ऑफ I1t, तो L1 dI1t/dt प्लस ये R1 की तरफ भी वोल्टेज स्टार्ट होगा, तो R1 × I1t। यहाँ पर एक वोल्टेज और आपको मिलेगा ड्यू टू द म्यूचुअल इंडक्टेंस, और म्यूचुअल इंडक्टेंस किसकी वजह से होगा, इस I2t की वजह से होगा, क्योंकि I2t की वजह से इन दोनों के बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा, तो हो जाएगा M dI2/dt। ये याद रखने वाली बात है। अगर आप इसमें लगाएंगे तो आपको दो, एक इसका वोल्टेज मिलेगा, इसका वोल्टेज मिलेगा, और एक म्यूचुअल इंडक्टेंस का, बट वोल्टेज लूप का वोल्टेज तो 0 है, क्योंकि इस पर कोई वोल्टेज सोर्स अप्लाई नहीं है, तो 0 हो जाएगा, तो इसको याद रखिए। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी याद रख लीजिए कि अगर कोई मैग्नेटिक मैग्नेटिक कपलिंग हो रही है इस तरह का, तो उसको टी के इक्विवेलेंट कैसे चेंज करना है। जैसे L1 है, L2 है, डॉट ऊपर पोजीशन पे है, सेम है, और M म्यूचुअल इंडक्टेंस है, तो आप
इसको टी में करिए, बीच वाले में एम हो जाएगा और पहले वाले में L1 माइनस एम, L2 माइनस एम। बस नहीं याद रखिए, अगर एक मार्क्स में क्वेश्चन 1 मार्क में या 2 मार्क में आता है तो आप इसको से ऐसे ही डॉट का पोजीशन अलग अलग है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, सेम है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि अगर आपका V1 वोल्टेज है, V2 वोल्टेज यहाँ पर है, L1 L2 है, तो यहाँ पर करंट की वजह से जो म्यूचुअल इंडक्टेंस में जो फ्लक्स जनरेट होता है उसके वजह से यहाँ पर इंडक्टिव नेचर आ जाता है ये कोर में। इससे क्या होता है कि वोल्टेज जनरेट यहाँ दूसरे वाले प्राइमरी सेकेंडरी में भी जनरेट हो जाता है, ठीक है। V2 तो V2 अपन V1 इक्वल टू हो जाता है N2 अपन N1 नंबर ऑफ टर्न्स अपन इन N2 अपन नंबर टर्न N1, ठीक है। एन इक्वल टू N, क्योंकि ये सीरीज है 1 1 to N, तो N2 N हो गया, N1 1 हो गया, तो N हो गया इक्वल टू I1 अपन I2 इक्वल टू L2 अपन M। L2 आपका जो यहाँ का इंडक्टेंस है अपन म्यूचुअल इंडक्टेंस इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्टेंस मान L1। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपका जो Z इनपुट है वो ZDL पे कैसे मेजर कर सकते हैं, ZDL के जो को लेके Z इनपुट ZDL अपन N स्क्वायर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट थोड़ा याद रख लीजिए। आइडियल ट्रांसफार्मर कंडीशन के लिए जो कोफिशिएंट होता है 1 होता है और M इक्वल टू K की वैल्यू 1 रख देंगे अंडर L1 L2। अगर L1 L2 की वैल्यू इन्फानाइट है, M की वैल्यू इन्फानाइट है, आइडियल के लिए इन्फानाइट मानते हैं हम, तो L1 अपॉन L2 इक्वल टू M अपॉन M L1 L2 M इक्वल टू N स्क्वायर, इन सब का N स्क्वायर। तो ये वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़िए। दो चीज़ आपको याद रखना है, क्या, ये म्यूचुअल इंडक्टेंस कोफिशिएंट की वैल्यू 1 होती है और इसकी आइडियल के लिए इन्फिनिटी होती है, आइडियल ट्रांसफार्मर कंडीशन के लिए, ठीक है। बस काम की चीज़ याद करने के लिए तो बहुत सारी चीज़ होती हैं, सबको याद करेंगे तो इस तरह से देखेंगे कि हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो अभी मैं लगाने का इस सीरीज में ही लगाऊंगा इस लेक्चर में, अगले लेक्चर में नेक्स्ट लेक्चर में बनाऊंगा जिसमें कि सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है। तो एक बार आप रिवाइज कर लेंगे, क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो आपका 2 से 3 घंटे में एक सब्जेक्ट रिवाइज हो जाएगा। तो अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो इसको आप उतने थ्योरी में आप इसको आराम से लगा लेंगे अगर ट्राई करेंगे। और किसी को PDF चाहिए तो आप कमेंट करिए मुझे, मैं PDF भी आपको सेंड कर दूंगा। ये छोटा सा प्रयास है मेरी तरफ से कि जिसको बेसिक कंसेप्ट जिसका सही नहीं है वो चाहे तो देख के समझ सकता है। ऐसे गेट के लिए बेसिक कंसेप्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि गेट एग्ज़ाम आप समझ ही रहे हो कि इतना आसान नहीं होता है अभी। तो बेसिक कंसेप्ट किसी के लिए भी बेसिक कंसेप्ट इम्पॉर्टेंट है। अब कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो विदाउट बेसिक कंसेप्ट के पॉसिबल नहीं है उसको क्रैक करना। अभी आ गए हम लोग नेटवर्क थ्योरम। तो नेटवर्क थ्योरम में अभी बहुत सारे थ्योरम्स हैं, तो इसमें जैसे सुपरपोजिशन थ्योरम है। सुपरपोजिशन थ्योरम क्या होता है? द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन स्टेट दैट द रिस्पॉन्स in a linear circuit having more than one independent sources can be obtained by adding response caused by each independent source acting along with other independent sources set to 0. When a voltage source is set equal to 0, it becomes a short circuit. When a current source is set to equal to 0, it becomes a open circuit. Do not set, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, do not set dependent sources to 0. देखो सुपर पोजिशन में क्या है कि आपका कोई सर्किट है, लीनियर सर्किट है, तो उसमें बहुत सारे इंडिपेंडेंट सोर्सेज लगा हुआ है, डिपेंडेंट। तो अभी हमें किसी भी एलिमेंट के एक क्रॉस हमको वोल्टेज निकालना है या करंट निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, सारे एलिमेंट जैसे एक 1 by 1 के थ्रू हम उस पर करंट या वोल्टेज मेजर करेंगे और सबको क्या करेंगे, सेट टू 0। सेट टू 0 मीन्स व्हाट? अगर वोल्टेज सोर्स है तो उसको हम
शॉर्ट सर्किट कर देंगे क्योंकि उसका इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो होता है वोल्टेज आइडियल वोल्टेज सोर्स का। और करंट सोर्सेज को ओपन सर्किट कर देंगे क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस आइडियल करंट सोर्स का इनफाइनाइट होता है। सॉरी। तो इस तरह करेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही करना है, लेकिन अगर आपका डिपेंडेंट सोर्स है उसको टच नहीं करना है, ठीक है। तो इस तरह से हमको मेजर करना है सुपरपोजिशन थ्योरम। अब जैसे हम मान लेते हैं एक फार्मूले से हम एक सर्किट लेके चलते हैं, हमको इसके क्रॉस वोल्टेज मेजर करना है। हमारे पास 8 एम्पियर करंट सोर्स है, 16 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है। तो पहले क्या करेंगे कि हम करंट सोर्स को लेते हैं, तो वोल्टेज सोर्स को क्या करेंगे, शॉर्ट सर्किट करेंगे ना। तो शॉर्ट सर्किट कर देंगे तो अब देखो ये कितना सिंपल सर्किट बन गया। यहाँ पर आप मेजर कर लीजिए वोल्टेज E1, आराम से मेजर कर लेंगे, जो भी आ रहा है वैल्यू 20 वोल्ट, ठीक है। फिर इस अब वोल्टेज सोर्स को लेंगे ड्यू टू द ट्यूटोरियल और इसको क्या करेंगे, ओपन कर देंगे। तो ये भी एक सिंपल सर्किट बन जाए, यहाँ आराम से मेजर कर सकेंगे, 8 वोल्ट आ जाएगा। अब दोनों का देखिए ये साइन पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव दोनों का साइन सेम है, दोनों ऐड हो जाएगा। 20 + 8 = कितना हो जाएगा, 28 वोल्ट, ठीक है। 28 वोल्ट आपका आ गया टोटल। तो सुपरपोजिशन थ्योरम यही कहता है। अब आते हैं थेवेनिन्स एंड नॉर्टन थ्योरम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थेवेनिन्स एंड नॉर्टन थ्योरम, तो थेवेनिन्स एंड नॉर्टन थ्योरम की बात करते हैं। नेटवर्क विच लोड रजिस्टर RL कनेक्टेड अक्रॉस टू टर्मिनल AB, ठीक है। तो ये नेटवर्क है जिसका कि लोड रजिस्टर RL AB के क्रॉस है। द लोड में बी लीनियर, टाइम इनवेरिएंट और टाइम वेरिएंट। द थ्योरम आर यूजफुल टू फाइंड आउट द वोल्टेज और करंट इन RL। ये थ्योरम में हमको क्या करना है, इसके क्रॉस करंट मेजर करना है। इसके लिए यूज होता है थेवेनिन्स एंड नॉर्टन थ्योरम। दे आर एप्लीकेबल टू लीनियर नेटवर्क विथ इंडिपेंडेंट एज वेल एज डिपेंडेंट सोर्सेज, नॉट नेसेसरी लीनियर, जरूरी नहीं एक लीनियर हो, ठीक है। अब थेवेनिन्स इक्विवेलेंट क्या है, जैसे कि उस नेटवर्क को किसके जो नेटवर्क हम लोग ऊपर देख रहे थे, देखिए इस नेटवर्क को इस फॉर्म में हमको क्या करना है, कन्वर्ट करना है, जिसमें एक वोल्टेज सोर्स होगा VTH जिसको थेवेनिन वोल्टेज कहते हैं, और उसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस RTH होगा, थेवेनिन रेजिस्टेंस, ठीक है। और जो बच्चा है वो लोड रजिस्टर। नॉर्टन में क्या होता है कि वोल्टेज करंट सोर्स और पैरेलल में RN नॉर्टन रेजिस्टेंस, ठीक है। थेवेनिन वोल्टेज वोल्टेज अक्रॉस AB, नॉर्टन करेंट, ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट करंट वी कैन आल्सो से RTH RN VTH। हाँ, यहाँ पर नॉर्टन करंट और VTH वोल्टेज में रिलेशन है, VTH = IN RN। जैसे इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर वोल्टेज आ जाएगा, RN तो VTN आ जाएगा। सोर्स ट्रांसमिशन हम लोग पढ़े ना, तो वैसे ही है, ये कहीं के काम देता है। अभी देखो एग्जाम्पल लेके अगर आपको सॉल्व करना हो, फाइंड थेवेनिन्स एंड नॉर्टन इक्विवेलेंट नेटवर्क एट द टर्मिनल AB फॉर द नेटवर्क शोन इन फिगर 1। तो AB के क्रॉस सब कुछ करना है, तो AB के क्रॉस करना है, तो इसको हमें क्या करना है, अगर हम थेवेनिन्स में करते हैं तो एक VTH होगा, एक RTH होगा। इस सबसे हमको VTH मेजर करना है। तो VTH मेजर करने का मतलब कि क्या है, आप अगर यहाँ पर लोड होता, लोड रजिस्टर, तो उसको हटा देते हैं हम लोग, और उसके क्रॉस हम वोल्टेज मेजर करते हैं। वोल्टेज मेजर करने का हम लोग अभी सुपरपोजिशन थ्योरम पढ़े थे ना, उससे भी कर सकते हैं। जैसे कि 1 बाई 1 इंडिपेंडेंट सोर्स को एक्टिव करेंगे और सबको उसके आइडियल में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे कि वोल्टेज सोर्स है तो शॉर्ट सर्किट, करंट सोर्स है तो ओपन सर्किट। तो यहाँ पर हमको वोल्टेज निकालना पड़ेगा, VOC, जिसको हम VTH बोलते हैं, ठीक है। तो अब VOC निकालो, VOC निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 16 वोल्ट है, 8 वोल्ट है, पूरा करने का 28 आया था ना, तो 28 हो जाएगा VTH। VTH क्या है, जैसे पहले आया था 28, अगर वही सर्किट होगा 28 आ जाएगा। नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, मेजर कर लेंगे VTH। तो जब इसको शॉर्ट सर्किट करोगे पहला, तो ये वाला इसके थ्रू हो जाएगा, इसमें कितना वोल्टेज हो जाएगा, 6 and 2 8,
यहाँ करंट है, यहाँ पर ओपन सर्किट है, तो कितना रजिस्टर हो गया, 8 ओम हो गया। 8 ओम इधर हो गया, 10 हो जाएगा। तो इसमें करंट कितना, करंट डिवीजन रूल लगाओगे तो कितना हो जाएगा। अब पढ़े थे ना कि इसमें करंट निकालना होगा दिस अपॉन एडिशन ऑफ ऑल, तो 10 अपॉन 8 + 10 इट मीन्स 8 + 10 18 इंटू 8 80 अपॉन 18। इससे हमें ए वाला करंट मिल जाएगा। इसमें करंट मिल जाएगा तो हम 6 में मल्टीप्लाई कर देंगे उसमें। अगर हम 6 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमका ये VT1 मिल जाएगा। फिर इसको ओपन सर्किट करेंगे, इसको एक्टिव करेंगे, तब इसके वोल्टेज निकालेंगे। तो इस तरह से है, देखो I1T निकालना, VT - 16/6, I2T 8 - I1। तो इस तरह से हमारा VT आएगा। VT को सिंपली आपको इसके ऊपर भी मेजर करना है, क्योंकि रिवीजन क्लास से सारा क्वेश्चन नहीं लगा सकता। हाँ, जब क्वेश्चन का समय आएगा तो सब लगाऊंगा मैं। ठीक है, VT निकल जाएगा। इसके बाद RT के लिए क्या करेंगे ये जानना जरूरी है। टू सेट इंडिपेंडेंट सोर्स टू 0 एज शोन इन फिगर। RT के लिए सिंपल कुछ नहीं करना, सारे को इंडिपेंडेंट से ये ओपन कर देंगे, इसको शॉर्ट कर देंगे तो RT मिल जाएगा। इसको शॉर्ट कर देंगे तो RT कितना हो जाएगा, इसके एक क्रॉस, ये दोनों पैरेलल हो जाएगा ना। ये दो इसको ओपन कर देंगे तो ये 12 हो जाएगा और ये 6 के पैरेलल हो जाएगा, तो वो आ जाएगा इसका RT। ओपन सर्किट इंडिपेंडेंट करंट सोर्स, शॉर्ट सर्किट इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स एंड डू नॉट सेट डिपेंडेंट सोर्स टू 0। ये है RT मेजर करने का मेथड। ठीक है, अब टू फाइंड आईएन को मेजर करना है तो क्या करेंगे, अगर हम VTH को मेजर करने था तो हम लोग क्या कर रहे थे, लोड हटा के उसको ओपन सर्किट कर दे रहे थे। अगर आईएन को मेजर करना है तो उसको शॉर्ट सर्किट कर देंगे और उस शॉर्ट सर्किट में करंट को मेजर करना है। ठीक है, तो बस वहाँ से मेजर करना है। मेजर करने के लिए हम सुपरपोजिशन थ्योरम लगा सकते हैं, जिससे कि आईएन मिल जाएगा। अगर आपके पास VTH और RTH मिल गया है या RN मिल गया है तो उससे आप आईएन निकाल सकते हैं, लेकिन निकालने का एक और तरीका ये भी है। ठीक है, तो RTH, तो अगर VTH मिल गया, आईएन मिल गया, तो उससे भी RTH निकाल सकते हैं। तो ऐसे 1 बाई 1 से आप एक चीज़ निकाल सकते हैं। तो इक्विवेलेंट सर्किट ये आपका बन जाएगा थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट, नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। ये भी इंपॉर्टेंट है। दिस यूज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लोड रजिस्टर दैट एब्जॉर्ब मैक्सिमम पावर फ्रॉम ए गिवन नेटवर्क। ये हमको लोड रजिस्टर फाइंड करना है जो कि मैक्सिमम पावर एब्जॉर्ब कर सकता है इस नेटवर्क से। ठीक है, अब जैसे ये VT = VS, RT = RS, RL पता है, तो कह रहा है फाइंड द ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ RL। मतलब RL की जो मैक्सिमम वैल्यू है, ऑप्टिमम वैल्यू है जो RL को फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर टू इट, कि इस पर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो तो उसके लिए RL की वैल्यू क्या हो जाएगी। आल्सो फाइंड द मैक्सिमम पावर, रिप्लेस द नेटवर्क बाई थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट एज शोन इन फिगर 15। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपको मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र के लिए RL आपका इस सोर्स सीरीज रेजिस्टेंस के बराबर होना चाहिए, ये याद रखिए। अंडर दिस कंडीशन मैक्सिमम पावर कितना ट्रांसफ़र होगा, RL की वैल्यू मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगा VS² 4 RL। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर टू RL = VS² 4 RL एंड मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड बाई VS = VS² 2 RL। जो डिलीवर होगा मैक्सिमम पावर VS के थ्रू, वो 1 यहाँ पर 2 RL होगा, और ट्रांसफर्ड होगा वो 4 RL होगा। इसको याद रख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अंडर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर इफिशियंसी या पावर ट्रांसफर = 50%। ठीक है, दिस थ्योरम इज एप्लीकेबल टू लीनियर नेटवर्क विथ इंडिपेंडेंट एज वेल डिपेंडेंट सोर्सेज। This is also applicable to linear time invariant network under sinusoidal steady state. The Thevenin equivalent circuit is shown here. VS, ZS, ZL। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि कॉम्प्लेक्स लोड आ गया। पहले क्या था हम लोगों का, रियल था, जो भी था रियल था। इसमें रियल में RL = RS, VS² 4L, VS² 2 रियल, 50% ये है।
अगर कॉम्प्लेक्स आ गया तब क्या होगा? जैसे आपका जेड हो जाएगा आर एल प्लस जेड एक्स एल। वी एस इज थेवेनिन वोल्टेज फेजर, फेजर में होगा जिसमें कुछ फेज चेंज होगा, मैग्नीट्यूड होगा और कुछ फेज होगा। जेड एस इज थेवेनिन वोल्टेज इम्पीडेंस जिसका आर एस प्लस जे एक्स एस ऐसे है। अब फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर टू जेड एल इसके लिए क्या केस होगा? ठीक है, ये हमको जानना है। इसको वन बाई वन जानते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे, इसको मिस मत करिएगा आप लोग। अब केस वन लेते हैं कि पहला जो व्हेन ओनली एक्सएल इज वेरिएबल, जैसे कि हमारा क्या था जेडीएल में क्या था आर एल प्लस जे एक्सएल, तो जो एक्सएल है वो सिर्फ वेरिएबल है और कुछ नहीं वेरिएबल है, ठीक है, इन द लोड। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए क्या होगा? एक्सएल इक्वल टू माइनस एक्सएस। अरे ये मेजर एक्सएल आपका क्या होगा? माइनस एक्सएस। देन मैक्सिमम पावर ट्रांसफर टू जेडीएल। जब ये केस होगा एक्सएल इक्वल टू माइनस एक्स एस, इससे उसमें क्या था आर एस जेड एस की वैल्यू था ना कि आर एस प्लस जे एक्स एस। तो जब एक्सएल इक्वल टू माइनस एक्स एस होगा तभी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगा टू जेडीएल। और वो कितना होगा? वी एस स्क्वायर अपान टू आर एस प्लस आर एल इंटू आर एल का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ये याद करिए, बहुत इंपॉर्टेंट, वी एस स्क्वायर इंटू आर एल अपान टू आर एस प्लस आर एल का स्क्वायर, ठीक है। वेयर वी एस बाई रूट टू इज द आर एम एस वैल्यू एंड वी एस इज द मैक्सिमम वैल्यू फॉर सोर्स, ठीक। अब केस टू की बात करते हैं। एक्सएल एज वेल एज आर एल कैन बी वैलिड। अब आपका आर एल भी वैलिड है और एक्सएल भी वैलिड है, देन क्या होगा? एक्सएल इक्वल टू माइनस एक्सएस हो जाएगा और आर एल इक्वल टू आर एस होगा। दैट इज हम कह सकते हैं कि जेड एल इक्वल टू जेड एस का क्या हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स जो होता है वेयरिंग हो जाएगा, मतलब कि आपका जैसे कि क्या होता है जेड एल इक्वल टू क्या था? आर एल प्लस जे एक्स एल। तो अभी जेड एस का क्या था? आर एस प्लस जे एक्स एस। तो जेड एल आपका हो सकता है आर एस माइनस जे एक्स एस, ठीक है, कंप्लीमेंट आपका हो जाएगा। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट जिसको आप जेड एस बोल सकते हैं, इसको जेड एल इक्वल टू जेड एस कॉन्जुगेट हो जाता है, ठीक है। द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर टू जेड एल तब क्या होगा? वी एस स्क्वायर अपॉन 8 आर एस होगा, ठीक है। जब एक्सएल आर एल दोनों वेरी है तो वी एस अपन 8 आर एल। जब एक्सएल ओनली वेरीड है तो वी एस, क्योंकि ये इसको हम रखेंगे ना यहाँ पे, अगर इस चीज़ को इसमें रखोगे तो तुम्हारा 8 आर एस आ जाएगा, ठीक है। अब ओनली आर एल इज वेरिएबल, देन आर एल जो है जब आपका जेड एल है आर एल प्लस जे एक्स एल है ना, तो आर एल सिर्फ वेरीज कर रहा है, तो आर एल की वैल्यू आपकी हो जाएगी अंडर रूट आर एस स्क्वायर प्लस एक्स एस प्लस एक्स एल का होल स्क्वायर, ठीक है। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर टू जेड एल कितना हो जाएगा? 0.5 या 1/2 इसमें है ना, 1/2 कंसिडर कर लीजिए। वी एस स्क्वायर आर एल इससे इक्विवेलेंट करिए इसके, इसको देखिए। अब 2 तो हमारा 0.5 चला गया है, आर एस प्लस आर एल का होल स्क्वायर दिया हुआ है, प्लस एक और टर्म ऐड हो जाएगा एक्स एस प्लस आर एल, जो एक्स एस प्लस एक्सएल का होल स्क्वायर। आप इसको 14 इक्वेशन और 17 को कंपेयर कर लीजिए, आपको सिंपली याद हो जाएगा। 14 अगर आपको याद है तो सिंपली एक टर्म और इसमें ऐड करना है और 1/2 को 0.5 लिख दीजिए, ठीक है। सिर्फ आर एल वेरिएबल है, इसमें क्या है? सिर्फ एक्सएल वेरिएबल है। जब दोनों वेरिएबल है तो वी एस अपन 8 आर एल 8 आर एस, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। आप 2-3 बार इसको ट्राई करेंगे, याद हो जाएगा, बहुत टफ नहीं। फॉर एग्जाम्पल इफ जेड एस इक्वल टू 3 ओम, एक्सएल इक्वल टू 4 ओम फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, तो आर एल की वैल्यू क्या हो जाएगी? इससे फार्मूला से निकाल लो 5 ओम। ये क्वेश्चन है, इसके थ्रू आप निकाल सकते हैं, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि सिर्फ इम्पोर्टेंट को ही महत्व देना है, हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। ऑलरेडी ये
लंबा लेक्चर हो गया है, बट बहुत सारे टॉपिक को हम लोग क्या किए हैं, कंसीडर किए हैं। ठीक है, इधर देख लेते हैं क्या है, काम का चीज़ है तो पढ़ा देते हैं, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। सर ये नहीं है। अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो ट्रांजिट एनालिसिस के लिए स्टार्ट होगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आगे है। ट्रांजिट एनालिसिस, फिर टू पोर्ट पैरामीटर पढ़ेंगे, फिर आगे का जो टॉपिक है वो देखेंगे। ठीक है, तो ट्रांजिट एनालिसिस अब हम सोच रहे हैं कि नेक्स्ट लेक्चर्स में स्टार्ट करें। इसमें हम अभी स्टॉप करते हैं इस लेक्चर को, क्योंकि बहुत लंबा लेक्चर खींच रहा है। तो इतना इस फर्स्ट लेक्चर में रिवाइज कर लिए हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। और इसमें भी कोई कन्फ्यूजन हुआ होगा तो हम उसको आप कमेंट करिए, ज़रूर सॉल्व करेंगे। तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। सो थैंक यू सो मच।